राइट सो नोअन कुलशेखर के हाथ में गेंद है और सामने है महेंद्र सिंह धोनी। यहां से 4 रन की दरकार भारतीय टीम को यह विश्व कप अपने नाम करने के लिए। अगली गेंद उठा दिया है महेंद्र सिंह धोनी ने इस गेंद को और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। दैट्स अ माइटी 6 रन के लिए और भारतीय टीम खुशी से झूमती हुई पार्टी शुरू हुई है और ये 125 करोड़ देशवासियों की, हिंदुस्तानियों की यहां खुशी और इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं। इंडिया लिफ्ट्स द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स। गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के गदगद की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स से मैं आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। आइए रोज़ हम आपको किसी न किसी पर्सनालिटी से मिलाते ही रहते हैं और आज के जो हमारे मेहमान हैं इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान में भी अपनी एक पहचान बनाई है अपनी कमेंट्री से। इन्होंने MA B.Ed किया है और साथ साथ हम आपको ये बात भी बताते चले कि जिस्मानी तौर पर खास यानी इरफान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है और आज हम मजीद जो है इरफान भट्ट साहब से बात करने की कोशिश करेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि एक मशहूर मारूफ कमेंटेटर है और कई सारे लोग इनको इनकी आवाज़ से जानते ही होंगे। तो आज इनकी सफ़र के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इरफान साहब आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। कश्मीर ग्लोबल टाइम्स का और सोहेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि मैं एक कमेंटेटर जो है बनूं? देखिए, बीइंग ए स्पेशली एबल्ड पर्सन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ज़िंदगी के चैलेंजेस रहते हैं और कहीं ना कहीं इस इंसान में कुछ करने की चाह होती है। समाज एक तरफ से इसको कमज़ोर बनाता है, समाज एक तरफ से इसको कहीं ना कहीं वो नालायक समझता है, किसी चीज़ के लायक नहीं समझता है। तो डेफिनेटली इसके अंदर वो क्षमता, वो आत्मविश्वास जग जाता है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को कंपेयर करने लगता है दूसरों से, समाज में दूसरों से, और कहीं ना कहीं इसके मन में ये होता है कि मैं समाज में अपना नाम इस तरह से रोशन करूं ताकि मेरे बाद भी मेरा नाम रहे और मेरी जो कैपेबिलिटी है, मेरी जो काबिलियत है, ये सोसाइटी के काम आए, ये इसके वतन के काम आए। तो ये चीज़ हमेशा मेरे जहन में रही है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब मैं चाइल्डहुड से अगर मैं बात करूँगा, 4 साल का था मैं जब मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कभी भी अपने हौसलों को पस्त नहीं किया। पहले पढ़ाई चैलेंज था मेरे लिए, उसके बाद पढ़ाई के बाद जब यूनिवर्सिटी लेवल तक मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मैंने फेस किए, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। देखिए, ज़िंदगी में अगर मेरे साथ कोई ना चला लेकिन मैंने उस चीज़ को नहीं देखा। मैंने हमेशा ये सोचा कि नहीं, ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, अपने आप को आगे ले जाना, किसी लेवल पर ले जाना, और इस जिम्मेदारी को मुझे अकेले अपनी बहादुरी से निभाना है। तो डेफिनेटली ऐसा देखिए, पढ़ाई के बाद जब चैलेंज रहता है रोजगार का, तो श्योरली हम बात करेंगे, अगर हम कॉमन इंसान की बात करेंगे तो एक कॉमन इंसान भी इस तज़ब्ज़ुब में रहता है कि कब वो किसी जगह पे सेटल हो जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पे उसकी अच्छी खासी सैलरी हो, जहाँ पे उसका घर चले, जहाँ पे उसको अच्छे खासे समाज में एक अच्छी नज़र से देखा जाए। तो ये एक बहुत बड़ा टफ आजकल की दुनिया में ये चैलेंजेस रहते हैं और कहीं ना कहीं ज़िंदगी का मकसद यही बना होता है। तो अगर हम उसी तरह से स्पेशली एबल्ड इंसान की बात करें तो इसका सोसाइटी में एक मुकाम बनाना, इसका सोसाइटी में एक जगह बनाना, एक पहचान बनाना, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके सामने चैलेंजेस होते हैं और डेफिनेटली वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, उन चैलेंजेस पर खरा उतरना, उन चैलेंजेस को बिल्कुल बहादुरी के साथ सामना करना, ये एक बहुत बड़ा ये होता है। तो उसके बाद जब मेरे लिए भी ये चैलेंज था तो मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जहाँ पे मैंने दस्तक ना दी हो, बट इट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि मेरे लिए शायद वहाँ पे कोई जगह नहीं थी। MA और B.Ed करके भी तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, चाइल्डहुड से ही मेरे घर वाले कहते थे कि आप अच्छी खासी पढ़ाई करो, आपको एक अच्छी खासी नौकरी मिलेगी, बट ये सब चीज़ जहन में लेके कहीं ना कहीं मैं पीछे रह गया। और उसके बाद मैंने जब हकीकत को तस्लीम किया, मुझे जब लगा कि सोसाइटी मेरे साथ किस तरह का बिहेव कर रही है, मुझे जब लगा कि कोई इंडिविजुअल मेरे साथ किस तरह का बिहेव कर रहा है, तो मैंने ये ठान ली कि नहीं, ये वो जगह नहीं है जो सोच में लेके चल रहा हूँ, ये वो वक्त नहीं है। मुझे मेरी सोच को बदलना होगा, मुझे मेरे अज़ाइम को बुलंद करना होगा, मुझे मेरे हौसलों को बुलंद करना होगा और
उड़ान के लिए ये ज़रूरी नहीं कि पर होने चाहिए इंसान के लिए। हौसलों में जब उड़ान होती है तो इंसान परवाज करता है। तो मैंने उसके बाद हिम्मत नहीं हारी और मैंने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैंने बहादुरी से काम लिया। वो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो आपको प्रिपेयर करता है किसी चीज़ के लिए। तो उस चीज़ ने मुझे प्रिपेयर किया। देखिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मुझे क्रिकेट का बहुत बड़ा शौक था। मैं रेडियो सुनता रहता था, बचपन की ये बात है, 2005-2003 से लेके 2005 तक की ये बात है। उसके बाद मैंने टेलीविज़न कमेंट्री देखना शुरू किया। इवन कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के जो जितने भी मैचेस होते थे मैं देखता था, मैं ऑब्जर्व करता था। और काफ़ी ज़्यादा मैं फ़ैन भी था इंडियन क्रिकेट टीम का। तो मैं एक भी बॉल मिस नहीं करता था। अच्छा। तो उसके बाद मेरे जहन में, मेरे दिलो दिमाग में ये चीज़ बस गई और वक्त आया। वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला को आपको किसी मकाम पे ले जाना होता है तो सही मायनों में अल्लाह ताला आपको उस चीज़ पर गाइड करता रहता है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो टैलेंट होता है उसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत होती है, पहचानने की ज़रूरत होती है। सो उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कमेंट्री का पेशा आजमाऊं। मैंने ऐसे ही मतलब खेल खेल में, जैसे यहाँ मुकामी एक ग्राउंड था तो मैं चला गया वहाँ पे। मेरे पास फ़ोन था, जैसे सिंपली सबके पास होता है। कोई माइक नहीं था, कोई ट्राइपॉड नहीं था, कोई इक्विपमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। सो ऑल ऑफ ए सडन मैंने पेज एक बनाया वहीं पे बैठे बैठे और मैंने कमेंट्री स्टार्ट की। ये कब की बात है? ये इत्तेफाक है, ये इट वाज इन जून 2021। जून 2021 ये तभी की बात है, आज से 3 साल पहले तकरीबन। तो उसके बाद जब मैंने कमेंट्री स्टार्ट की, वहां के पहले ग्राउंड में जो बैठे थे उन्होंने शेयर किया। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मानो वो जादू मिल गया हो, अचानक से करिश्मा हो गया, दरवाजे खुल गए। और वो कहते हैं कि मतलब दरवाजे वहां से खुलते हैं जहां से इंसान का गुमान भी नहीं होता है। तो मेरे साथ वैसा ही हुआ। मैं अगर ये समझूंगा कि ये मेरे साथ एक मौजज़ा हुआ तो गलत नहीं होगा। देन आफ्टर मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे पब्लिक का पॉजिटिव रिस्पांस मिला और उस पॉजिटिव रिस्पांस को मैंने अपनी कुव्वत बनाई, मैंने अपना बूस्ट बनाया और उस कुव्वत ने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। मुझे कभी भी ऐसा उसके बाद महसूस नहीं हुआ कि आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। मैं दूसरों के साथ compete नहीं कर सकता हूँ, मैं इस मैदान में फतह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला और हमेशा मुझे सराहा गया कि नहीं, यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द टैलेंट, आप जा सकते हो कहीं ना कहीं आगे। और बस पिछले 1 महीने से जो मुझे रेस्पॉन्स मिला कमेंट्री से, जो मुझे उन वीडियोस पे जो रील्स मेरी वायरल हुई पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे देश भर में जो मुझे रेस्पॉन्स मिला, सोहेल साहब यू वोंट बिलीव मेरे अंदर कितना ये जज्बा और जुनून बढ़ गया अपने देश के तई, अपने मुल्क हिंदुस्तान के तई कमेंट्री करने का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं अब अज़म हूँ उस लेवल तक पहुँचने का। तो अगर बात की जाए बचपन में क्या शौक था आपको बनने का? टू बी ऑनेस्ट, देखिए पढ़ाई करके नॉर्मल अंदाज से उसके बाद मेरा यही ख्वाब था कि कोई छोटा मोटा गवर्नमेंट जॉब मिले, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी चाहते थे कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेटल हो जाए ताकि 40-50 हज़ार रुपए जो तनख्वाह रहे, ऐसे नॉर्मल लाइफ, एक मिडिल क्लास लाइफ गुजारे और इसकी ज़िंदगी बन जाए, कोई इसके साथ शादी करे और इसकी सेटलमेंट हो जाए ताकि मेरे कंधों से बोझ उतर जाए। तो कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी लेकर मैं भी आगे बढ़ रहा था। बट पिछले 1 साल से खासकर मैं कहूँगा मेरे विजन चेंज हो गए, मेरे मकासद चेंज हो गए, मेरे ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो गए। और अब मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने दम पर, देखिए मेरे वालिद साहब ने भी मुझे रोज़गार में किसी जगह सेटल करने की बहुत कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कोशिश की उन्होंने कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा जो है ये कहीं पे सेटल हो जाए, तो इसको हमारे बाद कोई मतलब ये मुश्किलात ना आ जाए कि इसकी ये अनसेटल्ड लाइफ रहे। तो डेफिनेटली उसके बाद मतलब मैं भी ये चाहता था, बट मुझे जब लगा कि नहीं, सोसाइटी में ये हकीकत नहीं है, हम लोगों को बहुत बड़े पैमाने पे रिजेक्ट किया जाता है, तो मुझे बहुत सारा फेस करना, अगर मैं इस चीज को लेकर आगे बढ़ूंगा। तो मैंने वो विजन तब्दील किया। वो कहते हैं ना कि जब तक इंसान अपने आप को नहीं बदलता है तब तक अल्लाह ताला भी उसकी हालत नहीं बदलता है। तो डेफिनेटली जब मैंने अपने आप को बदला, अल्लाह ने मेरी हालत को बदला। तो जिस तरीके से आप कमेंट्री करते हैं, सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी छाए हुए हैं, तो उसी तरह से वो कमेंट्री यहाँ पे भी हो जाए, क्योंकि प्रोग्राम की रौनक भी बढ़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए कमेंट्री के आए दिन मेरे बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हैं, चूंकि कमेंट्री के लिए सामने ग्राउंड का माहौल और खिलाड़ियों का माहौल होना बहुत ज़रूरी है। बट राइट फ्रॉम हियर आप
दोस्तों के लिए या जो देखने वाले नाज़रीन Audience है, हैं बिल्कुल। उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक बॉल की कमेंट्री मैं करूँगा। हो जाए। वेल ये एक जो 2011 का वर्ल्ड कप है उसका वाकया मैं यहाँ पर बताऊंगा। और 4 रन चाहिए थे जीतने के लिए भारतीय टीम को वर्ल्ड कप, और श्रीलंका के विरुद्ध वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला था। सो 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप, और महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर थे, भारतीय कप्तान। यहाँ से अब भारतीय टीम को 4 रन की दरकार है, और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने अब तक 75 रन नाबाद बनाए हैं, और अब भारत और 125 करोड़ देशवासियों के सपने साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मात्र 4 रन की दरकार यहां से। नवान कुलशेखर के हाथ में गेंद है और सामने है महेंद्र सिंह धोनी। अगली गेंद ये रडार में महेंद्र सिंह धोनी के, और धोनी ने इस गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, एंड दैट्स अ माइटी 6। और भारत ने 28 साल के बाद वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। तो खासकर अगर बात करें तो माँ बाप ने कैसा सपोर्ट किया जब आप कहीं पर जो है कमेंट्री करने जाते हैं या जाती थी पहले, तो माँ बाप क्या कहते थे उस टाइम? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, माँ बाप को पता ही नहीं था कि ये क्या करने जा रहा है। अच्छा। ये बिल्कुल मुझे पता था, मैंने स्टार्ट किया एंड ये मुझे ही पता था। घर वालों को मैंने बताया भी नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ। ऐसी मेरे मतलब 3 व्हीलर स्कूटी पे मैं एक हाथ में चेयर लेता था, फोन मेरे जेब में होता था, ट्राइपॉड मैंने किसी दोस्त से लिया था उधार, क्योंकि मेरे पास उस टाइम वो पैसे भी नहीं थे कि मैं ट्राइपॉड ला सकूं। इवन कि माइक 100 रुपए की माइक जो उस टाइम आती थी वो भी मेरे पास नहीं थी। तो मैं ऐसे ऑल ऑफ अ सडन जाता था, और यहाँ का जो एक ग्राउंड था उसका नाम ढाका था, ढाका क्रिकेट ग्राउंड में मैं जाता था, और वहाँ पे जो लोकल मैचेस थे, आपको यकीन नहीं होगा कि मतलब मेरे डेटा के लिए पैसे भी नहीं होते थे। मैं वहाँ पे वो उन टीम्स को मतलब आगे ऐसे जाता था, उनको बोलता था कि मुझे आप बराए करम 20 रुपए दे दीजिए ताकि मैं डेटा डाल सकूं और आपका ये जो मैच है इसको लाइव कवर कर सकूं। बट मुझे पता था कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, मुझे विदाउट किसी का भी यहाँ कोई सपोर्ट है नहीं, ना लोकल यहाँ क्रिकेटर्स का सपोर्ट है, क्योंकि इनको भी पता नहीं था ये क्या कर रहा है, ये कौन सा ये बेवकूफाना अमल कर रहा है। घर वालों की तो बात ही नहीं थी, और वो कभी कभार मुझे 20 रुपए मिलते थे, कभी कभार नहीं मिलते थे। और आज मैं आपको बता दूंगा कि वो 20 रुपए कहीं ना कहीं 3 सालों में 50,000 तक पहुंच गए हैं एक महीने में। तो उस ये यहाँ पे मतलब मैं एक बात बताना चाहूंगा, तो उस टाइम मुझे ये बिल्कुल पता था कि मुझे कहाँ पे पहुंचना है। देखिए, अब बहुत सारे लोग ये जान के सरप्राइज हो गए होंगे कि इरफान भट्ट साहब ने ये कभी सोचा नहीं था कि मतलब मीडिया आएगी या इतनी पॉपुलरिटी मिल जाएगी। आपको सोहेल साहब यकीन नहीं होगा आपको कि पिछले 20 दिनों में मेरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इरफान भट्ट, उसके साथ 60,000 लोग जुड़े हैं। सो 60,000 पीपल जिन्होंने मुझे फॉलो किया है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर से। और उस चीज से मेरे अजाइम बुलंद हुए। और घर वालों के सपोर्ट की बात करें, उनको पता नहीं था कि ये क्या कर रहा है। और जब 4-5 दिन ऐसे ही मैं निकला, तो मुझे घर वालों ने, खासतौर से मेरे वालिद साहब, उन्होंने कहा कि मतलब आप क्या कर रहे हो, मतलब ये आप अपनी बेइज्जती कर रहे हो, मत करो ये, कोई इसमें कोई स्कोप नहीं है। क्योंकि उस टाइम ये था ही ऐसा, मतलब ये कोई प्रोफेशन नहीं था। आज आप बहुत सारे नौजवानों को इसमें महव देखेंगे, बट एट दैट टाइम बिफोर 3 years इट वाज नॉट एनी प्रोफेशन। सो इस चीज को डिस्कवर करना उस टाइम, ये एक वहां वो कहते हैं ना कि अंधेर नगरी में दिया जलाने के बराबर था। पहले दिया ढूंढना है, फिर उसको जलाना है, फिर लोगों को बताना है कि नहीं ये मतलब एक रोशनी की राह है जहां पे कोई अपना नाम बना सकता है। तो उसी तरह से मतलब बहुत सारा डिस्करेज मतलब मुझे किया गया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और मुझे जो भी रास्ते में देखता था वो ताने देता था कि मतलब अब इसको कोई रोजगार नहीं मिला है, ये अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, पढ़ लिख के अब इसके पास कोई मतलब काम नहीं रहा है, अब इसने यही चुना है, अब पता नहीं ये क्या करने जा रहा है। बट उस टाइम भी जीरो से जब मैंने स्टार्ट किया, उस टाइम भी मैं कॉन्फिडेंट था कि मुझे कहाँ पहुंचना है। तो उसके बाद मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट देना शुरू किया। जब मैंने पहली कमाई घर लाई और उसको लगा मेरी माँ को कि नहीं मतलब मेरा बच्चा ना इसको इज्जत मिलने लगी है, इसको पैसा मिलने लगा है। अच्छा। तो वो एक ना करिश्मे के बराबर था। जब आपकी पहली कमाई हुई तो कितनी हुई तकरीबन? ये उस दिन की बात है जब मैं ऐसे ही नॉर्मली कमेंट्री करने जाता था, मुझे कोई पैसा नहीं देता था। अच्छा। कोई भी नहीं, मैं ऐसे ही बिल्कुल मुफ्त में पीछे बैठकर वो अपनी पहचान बनाने लगा था। तो उसके बाद पांपोर की यहाँ टीम आई और उनके जो कैप्टन साहब थे, वो उनका नाम गौहर अमान है, वो एक लैंग्वेज ट्रेनर है। तो उन्होंने जब मेरी कमेंट्री सुनी तो ही वाज शॉक्ड
वो हैरान हो गए कि बंदे में ऐसा टैलेंट आया कहाँ से। ये 3 साल पहले की बात है। मैं तो उस टाइम अपनी मतलब अगर आज भी कमेंट्री सुनूंगा, मैं ये नहीं कहता कि मतलब आई वाज अ कमेंटेटर, बिकॉज दैट वाज माय बिगिनिंग। तो वो इम्प्रेस हुए बहुत ज्यादा, बिकॉज बीइंग ए लैंग्वेज ट्रेनर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नहीं बंदा सही बोल रहा है और क्वाइट प्रोफेशनल अंदाज से बोल रहा है। तो मैच जब खत्म हुआ, मैंने जब प्रेजेंटेशन की, अब मैंने उनका इंटरव्यू लिया एज ए कैप्टन। तो उन्होंने जेब से 1000 रुपए निकाला और मुझे वहां पे जो ऑडियंस थी यहाँ के लोकल हमारे गांव की, तो दे वर शॉक्ड कि इसको 1000 रुपए इसने दिया। अच्छा। और उस 1000 रुपए ने उधर मेरी जो इज्जत बढ़ाई, मुझे मान सम्मान दिया, मुझे डिग्निटी दी। तो उसके बाद लोगों को लगा कि नई बंदे में कैपेबिलिटी है। तो इरफान साहब अगर बात की जाए तो हर किसी फील्ड में जो है मुश्किलात तो आती रहती है। इस फील्ड में आपको कितनी मुश्किलात आई? क्योंकि अगर बात करें आप जिस्मानी तौर पर ख़ास है तो आपको चलने फिरने में भी दिक्कतें होती रहती है। तो कितनी मुश्किलातें आपको आपने सही है, कितनी मुश्किलातें इस पेशे में आई है, थोड़ा बहुत इस बारे में खुलासा। देखिए सोहेल साहब, टू बी ऑनेस्ट, मुश्किलें तो बहुत आई और मेरा मानना है कि तब तक इंसान को कामयाबी नहीं मिलती है जब तक वो मुश्किल दौर से नहीं गुजरता है। बिल्कुल। यहाँ आज तक जितना मैं कामयाब हुआ हूँ, इसके पीछे मुश्किलें हैं। अच्छा। इसके पीछे तकालीफ हैं, इसके पीछे हिंड्रेंसेस हैं, इसके पीछे परेशानियां हैं, इसके पीछे मेरा स्ट्रगल है, मेरी जिंदगी की किताब है। देखिए, सबसे पहले मुझे जो रिजेक्शन मिली सोसाइटी से, मुझे जो रिजेक्शन मिली अपनों से, अच्छा जी, और उस बुनियाद पे जिस चीज ने मुझे मोटिवेट किया इस चीज के लिए, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं उन लोगों को अपनी जिंदगी की कैपेबिलिटी से आशना कराना चाहता था। और उसके बाद जब मैं इस फील्ड में आया, बहुत सारे आपने जितने भी अवार्ड सभी मेरे घर पे देखे हैं, पूरा कमरा भरा हुआ है, ऑलमोस्ट 300 अवार्ड्स वहां पे हैं। मुझे खुद खाने पीने का भी मतलब ये अंदाजा नहीं रहता था कि मैंने खाना खाया है, मैंने चाय पी है। मैं दिन भर भूखा रहता था, दिन भर बोलता रहता था, 100 ओवर मैं कमेंट्री करता था दिन में। आपको यकीन नहीं होगा, मतलब कि जो मैंने 2-3 ट्रैवल किए हैं बाहर, सूरत में 2 बार गया हूं, मैंने 3 दिन में 300 ओवर कमेंट्री किए हैं। यू कैन नॉट बिलीव, वो भी 40-45 डिग्री गर्मी में। अच्छा। 3 दिन में 300 ओवर कमेंट्री करना, वो भी खाने पीने के बगैर। मैंने हाल ही में दिल्ली में इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग के लिए दिन में 3 मैचेस, ऑलमोस्ट 90 ओवर, और 3 दिन में 350 ओवर कमेंट्री किए हैं 15 मैचेस में, वो भी खाए पिए बगैर। मुझे खाने पीने की फिक्र रहती नहीं थी, बिकॉज इट्स माई लव। कमेंट्री जो है मेरी मोहब्बत बन गई है। मैंने इसके लिए बहुत कष्ट उठाया है, बहुत मेहनत उठाई है। जी हाँ, कोई आज कहेगा कि मतलब इरफान भट्ट साहब यहाँ तक ऐसे ही खुद ही आए हैं, इसके अंदर ये टैलेंट नेचुरली था। इसको बनाना पड़ा, इसको निखारना पड़ा। वो कहते हैं ना कि जब तक डायमंड जो होता है, कोई हीरा आपके पास होता है, वो तब तक चमकता नहीं है जब तक आप उसको पॉलिश नहीं करते। और जो ज्वेलरी आपके पास होती है, उसका आकार बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बढ़ती है। बिल्कुल। तो वो चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। अपने टैलेंट को निखारना, पहले ढूंढना, इसको निखारना, इसको सही करना, और आज तब जाके लोग मेरे वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज जो हैं वो देते हैं और प्यार देते हैं। तो खासकर अगर बात की जाए तो अब आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में? जी हाँ, देखिए, इरादे जिनके बुलंद हो, नजर जिनके खुदा पर हो, वो तलातुम खैज मौजों से घबराया नहीं करते। मेरा मकसद बन गया है कि मैं अपने देश के तई, अपने मुल्क हिंदुस्तान के तई, अपने भारत के तई इस टैलेंट को सर्व करूं। ये मेरा मोटिव है। देखिए, जब भी आपको किसी लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपके अंदर टैलेंट देखा जाता है, तो डेफिनेटली आप चाहते हैं कि मैं इस टैलेंट को बड़े पैमाने पे ले जाऊं, जहां पे इसको एक ऑथेंटिकेशन मिले, जहां पे इसको एक पहचान मिले। देखिए, मेरे अंदर वो देश को सर्व करने का अब जुनून पैदा हो गया है, जज्बा पैदा हो गया है। और कहीं ना कहीं अब मतलब देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है, वो भी मतलब कहीं ना कहीं हौसला देते हैं हमको, दिव्यांग पुकार के, विकलांग से दिव्यांग पुकार के। मेरा मकसद है कि मैं अपने टैलेंट को उस लेवल पर ले जाऊं जहां देश के प्रधानमंत्री, देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी मेरा जिक्र करें अपने भाषण में।
ये मेरा मकसद है। और मेरा मकसद ये है कि मेरा टैलेंट जो है, मेरा जो काम है, मेरी जो कमेंट्री है, मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो नॉलेज है क्रिकेट कहते हैं, ये मुल्क हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के लिए सर्फ हो जाए। तो खासकर कोई ऐसा इंसिडेंट जो वक्तन फ़वक्तन याद आता है? इंसिडेंट तो बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात पेश आए हैं मेरी ज़िंदगी में, बिल्कुल ऐसा जो देखिए, आपको वक्तन फ़वक्तन याद? टू बी ऑनेस्ट सोहेल साहब, अगर आप ये यकीन मानेंगे, जिस तरह से मेरी मोहब्बत, मेरी कमेंट्री है ना, उसी तरह से इसके साथ भी मेरी मोहब्बत है। अच्छा, इसके साथ आपको मोहब्बत? बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, ये आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि शायद अगर मेरे हाथ में ये ना होता, मेरे अंदर टैलेंट नहीं होता, और मुझे आज पूरा देश ना जानता। तो मैं फख्र करता हूँ मेरे हाथ में ये है। मुझे मेरे साथ कब ये पेश आया वाकई, ये इसका मुझे कोई, क्योंकि आई वॉज ओनली 4 years old एट दैट टाइम, जब मैंने होश संभाला मैंने अपने हाथ में ये पाए। और मैं फख्र करता हूँ कि आई एम स्पेशली एबल्ड पर्सन, और मैं बीइंग ए स्पेशली एबल्ड पर्सन इंशाल्लाह अपने देश को सर्व करने जा रहा हूँ। तो इसका मुझे कतई अफसोस नहीं है, बट अफसोस अगर है वो उन लोगों पे है जिन्होंने मुझे ताने दिए, जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, और जिन्होंने मुझे किसी लायक नहीं समझा। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने मुझे इस चीज के लिए तैयार किया। तो कहीं ना कहीं मुझे उनके उन रिजेक्शन से भी बहुत मोहब्बत। तो ये भी बताइएगा खासकर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने आपको कैसा सपोर्ट किया इस फील्ड में, और कहाँ कहाँ पे आपने कमेंट्री की? क्योंकि जिस तरीके से हमने जो है आपके रूम में जो है फुल वहाँ पे अवार्ड्स थे, तकरीबन 300 से भी ज़ायद वहाँ पे अवार्ड्स थे, एप्रिसिएशंस थे। तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कैसा सपोर्ट किया जब कोई कभी पर कहीं पर जो है कोई प्रोग्राम होता है, क्रिकेट मैच होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, तो वहाँ पर भी आपको लिया जाता है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट अभी मुझे शायद जानती नहीं है मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अभी शायद हुकाम के कानों तक मेरी बात पहुँची नहीं है। और रही बात सपोर्ट की, तो मैं चाहता हूँ अगर मुझे कोई सपोर्ट करे वो पॉजिटिव वे में करे, मेरे टैलेंट को देख के करे, ना कि मेरी डिसेबिलिटी को, मेरे इस नुक्स को, जिस्मानी नुक्स को देख के। मुझे ऐसी कोई भी हमदर्दी नहीं चाहिए जो मुझे इसके रिलेटेड किसी जगह ले जाए, बल्कि मुझे ऐसा सपोर्ट चाहिए जो मेरे टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके मुझे हायर लेवल तक पहुंचाए। चलिए, बात करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सोहेल साहब, थैंक यू। तो मेरे से बातचीत कर रहे थे इरफान अहमद भट्ट साहब, जो कि एक वादी कश्मीर में एक मशहूर मारूफ कमेंटेटर है।